मून इन दाढ़ी एपिसोड नंबर 4। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जो मिस्टर सियोक-ताई को हिप्नोटाइज कर लेते हैं और वो जुनहो को मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन कांग उस गाड़ी के सामने आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जुनहो यानी कि दोहा की जान बच जाती है। इसके बाद हम दोहा को देखते हैं जो कांग को ऐसी हालत में देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि नहीं, तुम अभी नहीं मर सकती, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपना श्राप कभी भी ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसे अपना श्राप खत्म करने के लिए कांग को अपने हाथों से मारना होगा। दूसरी तरफ हम मिस्टर सियोक को देखते हैं जो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि उनका प्लान काम कर रहा था। और हम उस ब्रेसलेट को भी देखते हैं जो कि कांग के हाथ से निकल गया था। इसके बाद हम कांग को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उसकी सांसें बस बंद ही होने वाली थी। और दूसरी तरफ दोहा इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि अगर कांग को कुछ हो गया तो फिर से उसका 1500 साल पुराना कर्ज शुरू हो जाएगा और फिर से कांग को नया जन्म लेना होगा और नए जन्म के बाद दोहा को उसे मारना होगा। इसलिए दोहा बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है और जैसे जैसे कांग की सांसें बंद होती हैं, दोहा की आत्मा भी जुनहो की बॉडी को छोड़ने लगती है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद स्टोरी फिर से 1500 साल पहले जाती है, जहाँ पर हम कांग को देखते हैं जो कि दोहा के महल में अब मेड का काम कर रही थी। यहाँ पर वो दोहा को घूरते हुए कहती है कि तुम रिग्रेट करोगे कि तुमने मुझे ज़िंदा क्यों छोड़ दिया, क्योंकि एक दिन मैं तुम्हें सच में मार डालूंगी। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर कांग दोहा को मारने के लिए तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन उससे एक भी निशाना ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके कंधे पर चोट जो लगी थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। और दूर से दोहा ये सब देख रहा था, इसलिए वो उसके पास आता है और कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम अभी तक भाग गई होगी, लेकिन तुम तो यहीं पर हो। क्या तुम मुझे मारने के लिए तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रही हो? इस पर वो हाँ बोल देती है। इस पर दोहा उसे खुद सिखाता है कि तुमसे नहीं होगा, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इसके बाद हम दोहा को देखते हैं जो कि कांग को तीरंदाजी सिखाने लगता है और उसे सारे रूल्स भी अच्छी तरह समझाता है। ये देखकर तो कांग को यकीन ही नहीं आता कि ये मुझे तीरंदाजी क्यों सिखा रहा है, जबकि मैं इसे ही मारने वाली हूँ। क्या इसे मरने से कोई डर नहीं लगता? इसके बाद हम दोहा को देखते हैं जो कि कांग के साथ मिलकर ही तीरंदाजी सिखाने लगता है, जो बस पूरे टाइम उसे ही घूरता रहता है। और यहाँ पर कांग पहली बार सही निशाना भी लगाती है। दोहा उससे कहता है कि प्रैक्टिस करती रहो, ऐसे ही तुम मुझे ज़रूर मार पाओगे। और पीछे से कांग उसे हैरानी से घूरती रहती है। दूसरी तरफ हम सिलाकी किंग को देखते हैं जिसके सामने दोहा बैठा हुआ था। यहाँ पर सिलाकी किंग दोहा की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उसने गाया कि सभी लोगों को मार डाला था और जंग को जीत लिया था। इसके बाद वो दोहा के स्टेप फादर को भी बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा सच में बहुत ही ज़्यादा बहादुर है। अब तुम बूढ़े हो चुके हो, मुझे लगता है कि तुम्हारी पोजीशन तुम्हारे सौतेले बेटे को दे देनी चाहिए। और ये बात हम देखते हैं कि दोहा के स्टेप फादर को अच्छी नहीं लगती। इसके बाद दोहा यहाँ से चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके स्टेप फादर उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि किंग सिर्फ दोहा की ही तारीफ करते रहते थे, कभी भी उसके स्टेप फादर की नहीं करते थे। इसीलिए वो यहाँ पर दोहा पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि दोहा के स्टेप फादर उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। वो बस उसका यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन फिर भी दोहा अपने फादर को कुछ नहीं कहता और उससे माफ़ी भी मांगता है बिना किसी गलती के। इसके बाद दोहा जैसे ही अपने कमरे में आता है, उसका नौकर उसे बताता है कि आपके स्टेप फादर ने आपके लिए कुछ गिफ्ट भेजा है। लेकिन जैसे ही दोहा गिफ्ट को ओपन करता है, उसमें हम देखते हैं कि जहरीली बेरीज थी जिसे खाकर इंसान मर सकता है। अब ये देखकर को दोहा को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने फादर को कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ हम दोहा के फादर को देखते हैं जो कि सभी नौकरों की परेड ले रहे थे। तभी उन्हें कांग वहाँ पर दिख जाती है, जिसे देखकर वो उसे पसंद करने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। इसके बाद हम दोहा और उसके स्टेप फादर को खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसके स्टेप फादर ने जानबूझकर कांग को बुलाया था, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगे थे। इसलिए जैसे ही कांग दोहा के स्टेप फादर को खाना देने जाती है, दोहा उसे सबसे पहले चेक करता है कहीं इसमें कुछ है तो नहीं। इसके बाद वो कांग को कहता है कि अब तुम इसे मेरे स्टेप फादर को दे सकती हो। इसके बाद दोहा और उसके स्टेप फादर खाना खाने लगते हैं और कांग यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम दोहा के सर्वेंट को देखते हैं जो कि कांग को बताता है कि दरअसल जब भी दोहा के स्टेप फादर कोई खाना खाते हैं तो सबसे पहले मास्टर दोहा उसे टेस्ट करते हैं, कहीं उसमें जहर तो नहीं है। इसके बाद वो बताता है, लेकिन फिर भी दोहा के स्टेप फादर उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, बल्कि मास्टर दोहा उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और वो उनके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ये बात सुनकर तो कांग को भी दोहा के लिए थोड़ा सा बुरा लगता है। अंदर का सीन हम देखते हैं जहाँ पर दोहा के स्टेप फादर दोहा से पूछते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है और तुम इसे कहाँ से लेकर आए हो। इस पर दोहा बात को टाल देता है, क्योंकि वो उन्हें नहीं बता सकता था कि वो गाया के जनरल की बेटी है। दूसरी तरफ हम घर की बाकी सारी मेड्स को देखते हैं जो कि कांग से जेलस फील करती हैं, क्योंकि
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, इसलिए वो उसे बुली करने का ट्राई करती हैं और कहती है कि तुम हमेशा ही मास्टर दोहा के आसपास घूमती रहती हो। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो मास्टर दोहा आज गहरे जंगल में जा रहे हैं, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम उनके साथ जाके दिखाओ। अब कांग तो किसी से डरने वाली नहीं थी, इसलिए वो दोहा के साथ जाने के लिए मान जाती है। दोहा उसे मना भी करता है कि तुम मेरे साथ नहीं जा सकती क्योंकि मैं दूर सफ़र पर जा रहा हूँ, लेकिन कांग कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलने वाली हूँ क्योंकि मैं किसी से नहीं डरती। इसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं जो कि घोड़े पर बैठकर अपने अपने सफ़र के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हम कांग और दोहा को एक घने जंगल में देखते हैं जहाँ पर ये दोनों घोड़ों से उतरते हैं और यहाँ पर दोहा कांग को घोड़ों की जिम्मेदारी देकर यहाँ से चला जाता है और कांग यहीं पर रह जाती है। इसके बाद हम दोहा को देखते हैं जो कि एक पेड़ के पास जाता है जहाँ पर उसने बहुत सारे पत्थर जमा करके रखे थे और वो इस मीनार पर और भी पत्थर रखने लगता है। दरअसल ये उन लोगों की गिनती है जिनको ही दोहा ने अपनी लाइफ में आज तक मारा है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो गायावासी के भी नाम के पत्थर इन पर रखने लगता है और इसके बाद यहाँ उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रे करने लगता है। लेकिन जब वो प्रे कर ही रहा था कि तभी पीछे से कांग आ जाती है और ये देखकर उसे बहुत ही अजीब लगता है कि आखिर ये क्या कह रहा है। इसके बाद उसे समझ में आता है कि ज़रूर ये उन लोगों की गिनती होगी जिनको कि इसने मारा है। इसके बाद वो उसे कन्फ्रंट करती है, क्या सच में तुमने इतने सारे लोगों को मार डाला है और इतने सारे लोगों को मारने के बाद तुम सोचते हो कि ये सब करके उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इस पर दोहा कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं लोगों को मारता हूँ मेरे फादर के ऑर्डर पर, मैं ये सब नहीं करना चाहता, मुझे खुद भी जंग करना पसंद नहीं है, लेकिन मेरे फादर जो मुझे ऑर्डर देते हैं वो मुझे करना ही पड़ता है। उन लोगों को मारकर मुझे भी खुशी नहीं मिलती, लेकिन ऐसा करने से उनकी आत्मा को तो नहीं लेकिन मेरी आत्मा को शांति ज़रूर मिल जाती है। इससे मुझे थोड़ी पीस मिलती है ताकि मैं रात को आराम से सो सकूं। लेकिन इस बात पर कांग को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें लगता है कि जिन लोगों को तुमने मार डाला है वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। इस पर दोहा कहता है कि मैं न जानता हूँ कि गायावासी और जिन लोगों को भी मैंने मारा है वो मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे क्योंकि मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। इसके बाद कांग बोलती है कि ये मत सोचना कि अगर तुम ये सब कहोगे कि तो मैं तुमसे बदला नहीं लूँगी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं तुमसे हमेशा ही नफरत करती रहूँगी। इस पर दोहा बोलता है कि मैं भी खुद से नफरत करता हूँ क्योंकि मुझे लोगों को मारना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ये काम करते रहना पड़ता है। इसलिए तुम भी हमेशा मुझसे नफरत करती रहना और कभी भी मुझसे नफरत करना बंद मत करना। दोहा की ये सारी बातें सुनकर तो कांग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर ये किस टाइप का इंसान है। इसके बाद हम कांग और दोहा को देखते हैं जो वापस से जंगल में आ जाते हैं क्योंकि अब इन्हें घर जाना था। लेकिन यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि वो दोनों घोड़े तो थे ही नहीं क्योंकि कांग ने उन दोनों को बांध कर नहीं रखा था, इसलिए वो भाग गए थे। इसलिए दोहा उससे कहता है कि जंगल में रात को रुकना ठीक नहीं, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। इसीलिए वो कांग को कहता है कि मेरा पीछा करो और वो उसके पीछे पीछे चलने लगती है। तो दोहा उससे पूछता है, क्या तुम लाइफ टाइम मेरा पीछा करती रहोगी? इस पर कांग कहती है कि हाँ, जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देती। इस पर तो दोहा स्माइल करने लगता है क्योंकि वो भी कांग को पसंद करता है। इसके बाद तभी यहाँ पर बारिश होने लगती है और ये एक गुफा में छिप जाते हैं बारिश से बचने के लिए। इसके बाद दोहा यहाँ पर आग जलाता है और कांग को भी कहता है कि वो अपने कपड़े सुखा ले जो कि बारिश की वजह से भीग गए थे। इसके बाद कांग दोहा से पूछती है, तुम्हें लगता है ना कि मैं तुम्हें नहीं मार सकती? इस पर दोहा कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही मुझे मार सकती हो क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में वो बदले की आग को देखा है और मुझे भी लगता है कि शायद तुम्हारी ही हेल्प से मैं इस हेल भरी ज़िंदगी से मुक्ति पा सकता हूँ। ये सुनकर तो कांग को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है और वो गुस्से में भी आ जाती है कि तुम्हारा मतलब क्या है इस बात से। इसके बाद दोहा उससे कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मुझे ना चाहते हुए भी लोगों को मारना पड़ता है, इसीलिए अगर तुम मुझे मार डालोगी तभी मुझे इस ज़िंदगी से मुक्ति मिलेगी। इस पर तो कांग को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मतलब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार डालूं? कोई ऐसे इंसान को मारना जो कि मरना चाहता हो, इसे बदला लेना नहीं कहते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें तब मारूंगी जब तुम्हें सच में जीने की इच्छा होगी और जब तुम जीना चाहोगे तब मैं तुम्हें मार डालूंगी और वही मेरा बदला होगा। दूसरी तरफ अब कांग और दोहा रात को वापस नहीं आए थे, इसलिए घर की नौकरानियां उन दोनों के बारे में बातें बोलने लगती है कि ज़रूर उन दोनों में कुछ चल रहा है और ये बातें दोहा के स्टेप फादर तक भी पहुँच जाती हैं, जिन्हें देखकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो अपने नौकरों से कहते हैं कि उस लड़की के बारे में पता लगाओ कि वो कौन है और कहाँ से आई है। दूसरी तरफ हम कांग और दोहा को देखते हैं जहाँ पर कांग थकान की वजह से सो गई थी और दोहा बड़े प्यार से उसकी तरफ देखता है और उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रखता है और उसके बाद ये दोनों यहीं पर सो जाते हैं। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि कांग ये सब अपने सपने में देख रही थी, यानी अपनी 1500 साल पुरानी ज़िंदगी को।
दूसरी तरफ दोहा को देखते हैं जिसे होश आ गया था, क्योंकि कांग की मौत नहीं हुई थी, इसीलिए दोहा भी अब जुनहो की बॉडी में वापस आ गया था। इसीलिए उठने के बाद सबसे पहले वो कांग से ही मिलने जाता है। इसके बाद वो कांग के रूम के अंदर जाता है, जहाँ पर वो पहली बार कांग को टच कर पा रहा था, क्योंकि अब उसके हाथ में उसका ब्रेसलेट नहीं था। इसीलिए उसे बहुत ही अच्छा मौका लगता है कांग को मारने का। इसलिए उसे मारने के लिए वो उसके गले पर हाथ रख देता है। लेकिन तभी यहाँ पर कांग उसे मास्टर कह के बुलाती है, जो कि पिछले जन्म वाली कांग यानी कि 1500 साल पुरानी वाली कांग बुलाती थी, जिसे देखकर दोहा को तो झटका लगता है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं, जो कि कांग से मिलने आता है और उसे थैंक यू भी बोलता है उसके भाई की जान बचाने के लिए। दूसरी तरफ हम दोहा को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान था ये सुनकर कि कांग ने उसे 1500 साल पुराने वाले नाम से यानी कि मास्टर नाम से कैसे बुलाया। आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इस जन्म वाली कांग और 1500 साल पुरानी वाली कांग दोनों अलग हैं, ये कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो परेशान थी, क्योंकि पहली बार उसे अपना सपना याद रहा था जिसमें उसने जुनहो जैसे ही दिखने वाले दोहा को देखा था। इसके बाद वो परेशान होती है कि ऐसा हो कैसे सकता है। दरअसल ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग के हाथ में उसका ब्रेसलेट नहीं है, जो कि उसे दोहा की आत्मा से और दोहा के सपनों से बचाता था। अब वो उसके हाथ में नहीं है, इसलिए उसे अपने सपने याद रहने लगे हैं। इसके बाद हम कांग की फ्रेंड को देखते हैं जो उसे देखने हॉस्पिटल में आती है। दूसरी तरफ हम ताई को देखते हैं जो अभी भी मिस्टर सियोक के साथ था। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और कहता है कहीं वो औरत यानी कि कांग मर तो नहीं गई। अगर वो मर गई होगी तो पुलिस मुझे ज़रूर ढूंढ लेगी। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने उससे एक्सीडेंट क्यों किया था, क्योंकि असल में तो मिस्टर सियोक ने उसे हिप्नोटाइज कर रखा था। इसके बाद मिस्टर सियोक उसे अपने साथ ले जाते हैं ताकि पुलिस उन दोनों को पकड़ ना ले। इसके बाद हम हान को देखते हैं जो कि कांग के पास आता है और उसे थैंक यू बोलता है जुनहो की जान बचाने के लिए, और उसे उसका ब्रेसलेट भी वापस कर देता है। लेकिन अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो ब्रेसलेट टूट चुका था। अब वो उसे दोहा की आत्मा से और उन सपनों से नहीं बचा सकता। इसके बाद हम कांग को देखते हैं जो हॉस्पिटल में ही सो जाती है और हमें वो ब्रेसलेट भी दिखाया जाता है जो कि अब टूट चुका है। इसके बाद हम दोहा को देखते हैं जो उसी पर नज़र रखे जा रहा था और सोच रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि वो मुझे अपने 1500 साल पुराने नाम से बुला रही है। क्या वो सच में मुझे याद करने लगी है। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जिन्हें पता चल गया था कि ताई ने ही जुनहो का एक्सीडेंट करने का ट्राई किया है। इसके बाद उन्हें एविडेंस भी मिलता है कि ताई एक्सीडेंट करने से पहले यीसीएल से मिलने गया था। हमें लगता है कि ताई और यीसीएल दोनों ने ही मिलकर जुनहो को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग की है। जब यीसेल को इस बात का पता चलता है कि पुलिस उस पर शक कर रही है, वो तो परेशान होने लगती है। इसीलिए वो हान के पास जाती है और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि मैंने ताई के साथ मिलकर जुनहो को मारने की प्लानिंग नहीं की है। लेकिन हान को भी उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो कहता है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसके बाद यीसेल को बहुत ही गुस्सा आता है और वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद उसे फ्रेंड उसे सजेशन देती है क्यों ना तुम सीधा जुनहो से ही बात करो, आखिरकार वो तुमसे प्यार करता था तो वो तुम्हारी बात ज़रूर सुनेगा। इसलिए यीसेल को एक अच्छा सा आइडिया आता है। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी, क्योंकि अब जुनहो के जितने भी हेटर्स उसे हेट कर रहे थे अब सब लोग उसकी तरफ थे, क्योंकि उसने जुनहो की जान जो बचाई थी। इसलिए सब लोग कांग के लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट भी भेजते हैं। इसके बाद हम कांग को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड से अपने सपने के बारे में भी शेयर करती है कि उसे अपने सपने में जुनहो जैसा ही दिखने वाला एक आदमी मिला था, लेकिन वो बहुत पुराने टाइम की बात थी, जैसे कोई हिस्टोरिकल ड्रामा चल रहा हो। इसके बाद वो सपने में और कुछ भी पूछती है, लेकिन कांग उसे ज़्यादा कुछ नहीं बताती, क्योंकि फ़िलहाल तो वो खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो जुनहो के पास जाता है और उसे जुनहो की बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी थी, क्योंकि बार बार उसके भाई पर बहुत ज़्यादा हमले हो रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ दोहा को तो इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे एक बात ज़रूर समझ में आ जाती है कि जुनहो का बड़ा भाई हान सच में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसकी फ़िक्र भी बहुत ज़्यादा करता है। इसीलिए वो भी अब हान को ज़्यादा कुछ नहीं कहता और ना ही उसे ज़्यादा कुछ परेशान करता है। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो अपने घर के टेरेस पर थी, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि नीचे दोहा खड़ा है और उसे ही घूरे जा रहा है, जिसे देखकर उसे बहुत ही हैरानी होती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इसके बाद वो उसे कहती है कि मैं नीचे आती हूँ, नीचे आकर बात करेंगे। लेकिन जैसे ही कांग नीचे आती है दोहा यहाँ से जा चुका होता है, क्योंकि दोहा तो अभी भी कंफ्यूज है कि वो मुझे अपने पुराने नाम से कैसे बुला सकती है। क्या उसे सब कुछ याद आ रहा है? इसी बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होता है। इसीलिए कांग भी उससे मिलने उसके घर जाती है, लेकिन वह घर पर नोटिस करती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और फर्श पर बहुत सारी दवाइयाँ बिखरी हुई हैं। इसे देखकर उसे जुनहो की फिक्र होने लगती है। इसलिए जैसे ही वो ऊपर जाती है वो देखती है जुनहो तो सीढ़ियों पर ही बेहोश हो रखा है। इसलिए वो उसे जगाने की कोशिश भी करती है।
यहाँ पर दोहा को होश भी आता है और वो कहता है कि आखिर तुम हो कौन। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी दवाइयाँ खाने की वजह से वो नशे में था, इसीलिए वो कुछ कुछ बड़बड़ा रहा था, जैसे कि तुम कौन हो, क्या तुम पुराने वाली कांग हो या फिर इस जन्म वाली कांग हो। लेकिन कांग को तो उसकी ये बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती हैं और इसी ही मिस्टीरियस मोमेंट के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। क्या कांग को सच में अपने पुराने जन्म की सारी बातें याद आ जाएंगी? क्या दोहा कभी भी उसे मार पाएगा? ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि कल ही आ जाएगा। है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक होने वाला है, सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाएं, क्योंकि हम हमारे चैनल पर रोज़ ही ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। आपके लिए रोज़ ही हम ड्रामास लाते रहेंगे और आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।